भौतिक राशियां क्या होती हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भौतिक राशियां आखिर होती क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका सुकरात आईएएस में स्वागत करता हूं और यह विज्ञान श्रृंखला का दूसरा वीडियो है जो भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो आइए भौतिक विज्ञान के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या भौतिक विज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। और जल्दी से ये वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी पास में आ गया है, तो ये वीडियो छोटा ही रहेगा मगर हम सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भौतिक राशियाँ आखिर होती क्या है। भौतिक राशियाँ मतलब किसी वस्तु पदार्थ का भौतिक गुण को मापने के लिए जो भी राशियों का उपयोग होता है वो भौतिक राशियां होती है। जैसे किसी भी चीज का द्रव्यमान या वजन नापने के लिए हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, दूरी नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत धारा नापने के लिए हम एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी राशियों को हम भौतिक राशियां करते हैं जिनका हम परिमाण मापन जो है भौतिक दशाओं के अनुरूप कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं ये इंपॉर्टेंट है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला है अदिश राशि। अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटीज भी कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल एंटाइटीज होती हैं जिसमें केवल और केवल आपको परिमाण की आवश्यकता होती है, क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, पर डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम कहते हैं कि जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलो है या कोई वस्तु की दूरी 200 मीटर है तो उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। दूरी, द्रव्यमान या चाल जिसमें किसी दिशा को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी उनको हम अदिश राशियां कहेंगे। उनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल मात्रात्मक इंटाइटीज या मात्रा की आवश्यकता होती है, क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। एक बार उदाहरण से और समझ सकते हैं। दूरी, द्रव्यमान, चाल, कार्य और वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यदि हम कहेंगे कि मुझे किसी दूरी पे जाना है या मुझे उज्जैन जाना है तो उज्जैन के लिए मुझे एक प्रॉपर डायरेक्शन भी बताना होगा, तो वो दूरी उसको हम विस्थापन कहते हैं जिसमें डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस हो। तो दूरी और विस्थापन में जब दिशा नहीं होगी तो वही मात्रा क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, और अगर दिशा है उसमें तो वो सदिश राशि या विस्थापन कहलाएगा। अगर दिशा नहीं है तो वह चाल कहलाएगी, और अगर दिशा दी गई है या पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ हम चाल को बताते हैं तो वह वेग कहलाते हैं। त्वरण, बल, संवेग या मोमेंटम, बल आघूर्ण, ये सभी सदिश राशियों का उदाहरण है। एक इंपॉर्टेंट है आपका कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, किंतु फिर भी यह अदिश राशि इस वजह से क्योंकि अदिश राशियों के साथ हम परिमाण और दिशा साथ साथ लॉ ऑफ ट्रायंगल की भी आवश्यकता होती है। किंतु आप बस इसे याद कर लीजिए कि विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। आइए हम देखते हैं कि गति क्या होती है। जब कोई स्थिर वस्तु किसी भी सापेक्ष वस्तु के अनुसार अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे हम वो कहते हैं कि वह वस्तु गति में है। यदि कोई रेफरेंस पॉइंट ए है, ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, या यह व्यक्ति गतिमान नहीं है और दूसरा व्यक्ति की पोजीशन या उसकी स्थिति इस व्यक्ति के एस्पेक्ट में परिवर्तित हो रही है, तो हम कहेंगे कि ए जो है बी के सापेक्ष गतिमान है। दूरी वस्तु द्वारा किसी भी समय अंतराल में जो तय की गई दूरी होती है उसे हम उसकी संपूर्ण लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। अगर कोई वस्तु ए से बी जाता है और फिर बी से सी जाता है, मान लीजिए ए से बी की दूरी 10 मीटर है
और बी से दूरी 5 मीटर है, तो उसने कुल जो दूरी तय की है वो 15 मीटर है। किंतु अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो यह विस्थापन केवल ए से सी के बीच होगी, तो डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल 5 मीटर का होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दूरी और विस्थापन में अंतर है। दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड 15 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर्स का। चाल, अगर कोई वस्तु एकांक या यूनिट टाइम इंटरवल में जितनी भी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। यदि एक वस्तु 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है तो उसकी चाल 100 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में करेंगे तो इसको 100 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा और आर को जो है आप 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो अभी हमने देखा गति और वेग में क्या अंतर है, या वेग और चाल में क्या अंतर है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो वेग में दिशा होती है पर चाल में दिशा नहीं होती है। दूरी में दिशा नहीं होती है तो दूरी क्या है? अदिश राशि है। विस्थापन कैसा है? सदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है। और वेग क्या है? सदिश राशि है। इस तरीके के प्रश्न 1 नंबर में आते हैं। अब हम त्वरण की बात करते हैं। त्वरण या एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यदि कोई वस्तु की इनिशियल या प्रारंभिक 10 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद वह 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने लगा, तो उसका जो वेग परिवर्तन हुआ कितना हुआ? 30 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हुई? फाइनल वेलोसिटी, इसको हम एफ से डिनोट कर लेते हैं। और 10 मीटर क्या होगी इसकी? इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको हम इनिशियल या प्रारंभिक वेग कर देते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल, 30 माइनस 10, जितने मिनट में, जितने सेकंड में, मान लीजिए ये 10 सेकंड में इसने जो है यह परिवर्तन, वेग का परिवर्तन हुआ, तो उसको 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड इसका क्या होगा? त्वरण होगा। तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं या एक्सेलरेशन कहते हैं। जब हम किसी बॉडी को एक्सेलरेट करते हैं तो उसके वेलोसिटी में कितना डिफरेंस है, या तो हम उसमें एक्सेलरेट करेंगे या रिटार्ड करेंगे। अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो भी क्या होगा? अगर वह वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से वापस 10 मीटर पर सेकंड में आ गई तो यही जो डेटा होगा वो माइनस में चला जाएगा। मतलब कि ये माइनस त्वरण क्या शो करता है? रिटार्डेशन को शो करता है। अब हम बात करते हैं वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु अपने एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम कहते हैं कि वह वस्तु जो है वृत्तीय गति कर रही है। जैसे हम मोड़ पे चलते वक्त या लट्टू की गति हुई या झूले की गति हुई, या मोड़ पे कोई साइकिल सवार जो है चलता है, तो वह हम मान लेते हैं कि वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति में अगर चाल समान भी होगी किंतु दिशा हमेशा बदलेगी। इस पॉइंट पे अलग दिशा है, इस पॉइंट पे अलग दिशा, इस पॉइंट पे अलग दिशा, तो हर पॉइंट पे दिशा में परिवर्तन की वजह से, हर पॉइंट में दिशा में परिवर्तन की वजह से एक समान वृत्तीय गति में चाल के समान होने के बावजूद भी उसमें त्वरण पाया जाता है। अब देखते हैं कि ये अब केंद्रीय बल क्या होता है? जब कोई वस्तु एक वृत्तीय गति करता है, एक वृत्तीय गति, तो जो उसको वृत्त में घूमने के लिए जो उसके ऊपर एक बल लगता है जो अंदर की ओर लगता है,
उस बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जो बल अंदर की ओर लगता है उसे हम अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल, जो बल अंदर की ओर लगेगा वो सेंट्रीपिटल होगा, और जो बल बाहर की ओर होगा उसे हम सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कहेंगे। उसे अपकेंद्रीय बल, अंदर की ओर बल लगेगा तो वो बल जो है सेंट्रीपिटल, और बाहर की ओर बल लगेगा तो उसे हम सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कहेंगे। अगर हम किसी भी वस्तु को धागे में बांधकर उसको चारों ओर घुमाएंगे और उसको छोड़ देते हैं तो वह वस्तु बाहर की ओर जाती है। तो वो जो बाहर की ओर जाती है वह किस फोर्स की वजह से? सेंट्रीफ्यूजल फोर्स की वजह से। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स एक तरीके का छद्म बल या स्यूडो फोर्स होता है। साइकिल, इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट है। साइकिल सवार का मोड़ पर अंदर की ओर मुड़ जाना। अंदर की ओर क्यों मुड़ता है? क्योंकि उसे सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड कराना होता है। दूसरा है कपड़ा सुखाने की मशीन चारों ओर घूमती है तो उससे जो पानी की बूंदें होती हैं कपड़े की में वो बाहर की ओर निकल जाती हैं। या दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है उसमें भी यह सेंट्रीफ्यूजल फोर्स का ही उपयोग होता है, या सेंट्रीफ्यूजल फोर्स या अपकेंद्रीय बल का उपयोग होता है। अब प्रकाश के बारे में बात करते हैं कि प्रकाश क्या होती है। प्रकाश एक किस्म की ऊर्जा होती है जो कि बंडल में चलती है। बंडल में चलती है, उस बंडल को हम क्या कहते हैं? फोटॉन। प्रकाश ऊर्जा बंडल में चलती है और प्रकाश ऊर्जा अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, बंडल्स में चलती हैं। उन बंडल्स को हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और प्रकाश के वेग, जो वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसकी गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट 20 सेकंड में। इसके वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी और प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होता है। प्रकाश के ये फोटॉन के रूप में चलता है और इसके बारे में जो सबसे पहले आइंस्टीन ने बताया था उस थ्योरी को हम कहते हैं प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। यह इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसने दिया था? आइंस्टीन ने। उसका फॉर्मूला होता है E = hν। यहां E एनर्जी है या ऊर्जा है, H प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू यहां पे फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है। आवृत्ति यह आपको याद रखना है। यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, E = hν। इसके लिए 1926 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। आइए विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में देखते हैं और इनके खोजकर्ता कौन कौन है और इनके उपयोग क्या है। पहले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं गामा किरणें। इनकी खोज बैकुरल ने की थी और इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में या नाभिकीय जो रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका उपयोग होता है। दूसरी जो किरणें होती हैं एक्स रेस, इनकी खोज रॉन्जन ने की थी। इसका उपयोग मेडिकल साइंस में होता है, अधिकतर आपको पता होगा एक्स रेस का। फिर है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेस, इनकी खोज रिटर ने की थी और ये बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अल्ट्रावायलेट रेस 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB और UVC। जितनी भी सनस्क्रीन आती है एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो सनस्क्रीन UVB से हमारी रक्षा करती है और ओजोन लेयर इसी UVC को क्या करती है, हमारी धरती पे आने से रोकती है। इससे स्किन कैंसर होता है।
स्किन कैंसर के लिए कौन सी गामा किरणें या अल्ट्रावायलेट रेस जिम्मेदार होती है? तो यूवीसी। ध्रुवों पे अधिकतर स्किन कैंसर के मामले ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहां पे ही जो है ओजोन में होल पाया गया है। अगला है दृश्य या विजिबल रेस, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं और इनकी खोज न्यूटन ने की थी। इससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अवरक्त या इंफ्रारेड विकिरण, इनकी खोज हर्शेल ने की थी और इनका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे या शॉर्ट रेडियो वेव्स, इनकी खोज हर्ट्ज ने की थी और इनका उपयोग रेडियो और टेलीविजन में किया जाता है। और दीर्घ रेडियो तरंगे या लार्ज रेडियो वेव्स, इनकी खोज मार्कोनी ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है, और इनका भी उपयोग रेडियो टेलीविजन में किया जाता है। आगे आते हैं, प्रकाश की कुछ विशेषताएं हैं जिनसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनते हैं। एक है कि प्रकाश का परावर्तन। जब भी कोई भी वस्तु प्लेन मिरर से टकराती है या जैसे हम अपनी इमेज मिरर में देखते हैं, तो जो प्रकाश की तरंगे होती हैं वो वापस टकराकर चली जाती हैं, और इसी टकराकर वापस जाने की प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें ये प्रकाश का जो चिकना तल है, आपतित किरण, इंसिडेंट की रेस या परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रेस और अभिलंब, ये तीनों ही एक तल में होते हैं और आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो I इक्वल टू R। तो देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब भी प्रकाश चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः प्रारंभिक माध्यम में, इसी माध्यम में वापस आ गई, तो इस वापस आने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दर्पण में स्वयं को देख पाना ही इसका एक उदाहरण है। अगला है प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रैक्शन। प्रकाश जब किसी अवरोध या तीक्ष्ण किनारे पर या एक्यूट किनारे पर पड़ता है तो वह मुड़कर बिखर जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो आसमान हमें या स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है या नीला दिखाई देता है, वह किस वजह से? प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से। आइए हम इसको समझते हैं एक बार कि ये होता क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत से गैसेस में हमें पता है कि 72%, 78% नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है, बाकी अन्य गैसेस हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो जब प्रकाश इन वाटर ड्रॉपलेट्स से टकराता है तो चारों ओर बिखर जाता है, और बिखर जाने की वजह से हमें आसमान या स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। पर ब्लू ही क्यों दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देने का कारण क्या है? हमें पता है कि विबग्योर फॉर्म होता है। विबग्योर या लाइट में 7 रंग होते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें जो वॉयलेट या बैगनी कलर होता है उसकी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ सबसे कम होती है। ये चीज तरंग दैर्घ्य होती है, ये सबसे कम होती है। और रेड कलर की, ये वॉयलेट की सबसे कम और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ये रेड की, अगर हम मान लेते हैं कि ये रेड की वेवलेंथ है, तो ये रेड की वेवलेंथ क्या होगी?
सबसे ज्यादा होगी। तो रेले साहब ने एक नियम दिया था, रेले अकॉर्डिंग टू रेले लॉ, कि जिस तरंग की सबसे कम वेवलेंथ होगी वो तरंग सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगी, बिखरेगी। तो वॉयलेट सबसे कम होती है, इसी वजह से वॉयलेट कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। किंतु हमें आसमान वॉयलेट कलर का नहीं दिखाई देता है, बल्कि हमें दिखाई देता है ब्लू कलर का। इसका कारण यह है कि स्पेक्ट्रम में ब्लू कलर सबसे ज्यादा होता है। चलिए, इतना काफी है। आगे देखते हैं आवेग क्या होता है। आवेग, यदि कोई वस्तु बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक के लिए कार्य करता है, बहुत कम समय के लिए कार्य करता है, तो वो बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम उस वस्तु का आवेग कहते हैं। अब कार्य क्या होता है? बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन एवं गुणनफल को हम कार्य कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। W इंटू एफ इंटू डी। अगर हम W को वर्क कहते हैं और F मतलब फोर्स और D मतलब डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अगला है शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वॉट है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य डिवाइडेड बाय टाइम या वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो जूल प्रति सेकंड बराबर वॉट। ऊर्जा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी है गतिज ऊर्जा। किसी स्पेशल स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो उसको हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यदि कोई वस्तु ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है, तो उसकी इस स्थिति के कारण जो उस पे ऊर्जा होगी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अर्थात W इक्वल टू M जो GH। M मतलब मास, G मतलब ग्रेविटी और H मतलब हाइट। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगला है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला है हाफ mv²। यहां m इसका मास है और v इसका क्या है? वेलोसिटी है। एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसे हम न्यूटन के गति विषय के हमें मोशन से लॉ ऑफ मोशन या काइनेमेटिक्स के लॉज हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। न्यूटन ने 1687 में अपनी बुक प्रिंसिपिया में इस नियम के बारे में बताया था। 1687 में अपनी बुक प्रिंसिपिया में इसके बारे में बताया था, और इसमें उन्होंने न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, अगर कोई वस्तु इनर्शियल फेस में है या विरामावस्था में है तो वह विराम ही रहेगी या रुकी ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही अवस्था में रहेगी अनटिल और अनलेस, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। और इस नियम को गैलीलियो ने भी नियम दिया था। इसे गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है, और इसे हम जड़त्व के नियम भी कहते हैं। इसे हम जड़त्व का नियम भी हम कहते हैं। दूसरा है द्वितीय नियम, जो है कि जो बल है वह एक्सटर्नल फोर्स जो है किसी भी
वस्तु पे जब हम कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं तो वह वस्तु त्वरित हो जाती है। तो जितना बल लगाएंगे उतना ही वो त्वरित हो जाएगी। तो जो बल है वह एक्सीलरेशन या त्वरण के समानुपाती होती है और इसका फॉर्मूला होता है F = m/a। अब है तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, तृतीय नियम कहते हैं। और अगला है संवेग। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। अब हम न्यूटन के जो गति के 3 जो वो इक्वेशन है या फॉर्मूले हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। एक है v = u + at। यहां v जो है अंतिम वेग है किसी भी वस्तु का और u प्रारंभिक वेग है और a जो है त्वरण है और t टाइम है। अब एक प्रश्न अगर हम देख लेते हैं कि अगर कोई वस्तु 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और उस पे ब्रेक लगाया जाता है और उसकी रफ्तार 2 मिनट में 20 किलोमीटर हो जाती है प्रति घंटा, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक क्या है, 40 है, उसके बाद जो वेग है वो 20 हो गया और ब्रेक लगा है तभी उसकी वेग में कमी आई है, तो यहां पे a और 2 मिनट, तो घंटे में अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 60, इस तरीके से हम a को निकाल लेंगे। दूसरा है v² = u² + 2as। यहां v अंतिम वेग है वस्तु का, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और s विस्थापन है। इसी तरीके से एक नियम और है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। s = ut + ½ at²। अगर कोई वस्तु में रिटार्डेशन या ब्रेक है तो a का मान हम निगेटिव ले लेंगे। थैंक यू।